अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 ज़ुल्क़अदा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट की 2 और टीमें आज हफ्ते की अलग सुबह गैर मुल्की दौरे पर रवाना हुई ताकि दहशतगर्दी के मसले पर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के मकसद को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में एक ऑल पार्टी पार्लिमानी वफ़द दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना हुआ, जबकि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जय बैजयंत पांड्या की क़यादत में अरकान पार्लियामेंट की एक टीम खलीजी ममालिक के लिए रवाना हुई। शशि थरूर और इनकी टीम 5 ममालिक का दौरा करेगी, जिनमें अमेरिका, पनामा, गयाना, ब्राज़ील और कोलंबिया शामिल हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए शशि थरूर ने कहा, हमें अपने मुल्क और दहशतगर्दी के खिलाफ अपने रद्दअमल के लिए आवाज़ उठानी होगी। हमें दुनिया को पैगाम देना होगा कि हम दहशतगर्दी का खामियाजा खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं। हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादर घाट मलकपेट ब्रांचेस पर। मुल्क में मानवाजों के खात्मे के लिए जारी मुहिम के दौरान कर्नाटक बीजेपी ने फूलगोभी के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह की एक तस्वीर शेयर करके 1989 में भागलपुर में मुसलमानों के कत्लेआम के जख्मों को ताज़ा कर दिया। AI के जरिए बनाई गई तस्वीर में दिखाया गया है कि अमित शाह नक्सलिज्म की खबर पर फूलगोभी लिए हुए खड़े हैं। नाक़िदीन का कहना है कि फूलगोभी को इस अंदाज में पेश करना भागलपुर कत्लेआम के लिए इस्तिआरा की हैसियत रखता है। इल्ज़ाम है कि भागलपुर फसाद में 116 मुसलमानों के कत्लेआम के बाद इनकी लाशों को दफनाकर वहां फूलगोभी बो दी गई थी ताकि खबरों का पता ना चल सके। इसे फूलगोभी कत्लेआम के तौर पर भी याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों में किसी न किसी बहाने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के करीब बेगम बाग इलाके में गैर कानूनी कब्जों के इल्ज़ाम पर यह कार्रवाई की गई। इसके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर उतर आए। मुसलमानों ने इन्हदामी कार्रवाई की पुरजोर मुखालिफत की। इंतजामिया ने 28 मकानात और दुकानों को इन्हदाम के लिए निशान ज़द कर रखा था, लेकिन सख्त एहतजाज व मुजाहरे के दौरान 3 घरों को मस्मार किया गया। इंतजामिया JCB के साथ इन्हदामी कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन मुसलमानों ने सड़कों पर बैठकर एहतजाज व मुजाहरा शुरू कर दिया। उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO संदीप सोनी का इन्हदामी कार्रवाई पर कहना था कि जिस पर आबादी बसी है वो जगह लीज की है और कई अफराद ने लीज खत्म होने के बावजूद इसकी तजदीद नहीं कराई। अगरचे ये ज़मीन रिहाइश के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ चल रही है और ये लीज की शराइत की खिलाफ वर्जी है। गुजरात में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शक में एक बस्ती उजाड़े जाने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि अब उत्तर प्रदेश में भी मुश्तबा बस्तियों बिलखुसूस झग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों की खास नज़र है। उत्तर प्रदेश के बहराइच शहर के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर कच्ची आबादियों में रहने वाले 2000 से ज़्यादा अफराद शक के दायरे में हैं। इनमें से ज़्यादातर को इनके खदा और ज़बान की वजह से बांग्लादेशी रोहिंग्या होने का शुबा किया जा रहा है और पुलिस इनकी सही शिनाख्त करने के लिए तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खेरी, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत अजला के 560 किलोमीटर तवील सरहद इंतहाई हसास है। इसमें खुद बहराइच की 93 किलोमीटर सरहद भी शामिल है। खुली सरहद न सिर्फ स्मगलरों के लिए बल्कि दहशतगर्दों और दरअंदाजों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुई है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के बीच 37 पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के नेपाल की सरहद से मुल्क में दाखिल होने के इम्कान की इत्तला मिलने के बाद नेपाल की सरहद से मुत्तसिल अजला में चौकसी बढ़ा दी गई है। बहराइच में दरगाह के करीब इंटर कॉलेज के इर्द गिर्द 90 से ज़्यादा झोपड़ियों और टीन शेडों में तकरीबन 800 लोग रहते हैं। इस आर्जी रिहाइशगाह में रहने वाले लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी है, मगर वो कहाँ से आए, इनका बुनियादी पेशा क्या है और इनका यहाँ रहने का मकसद क्या है। मुकामी पुलिस ने सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से इन सभी सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश की दारुलकुमत शिमला में वाक़ संजौली मस्जिद से मुतालिक तनाज़ा फिर से गर्म होने लगा है। जुमे को संजौली मस्जिद में नमाज जुमा के बाद देवभूमि संघर्ष समिति नामी एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता लोगों ने हंगामा मचा दिया। जुमे की नमाज से नाराज़ लोगों ने संजौली मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। वाज़ के शिमला की संजौली मस्जिद को गैर कानूनी और मुतनाज़ा करार दिया जा रहा है। इस मस्जिद के खिलाफ पहले भी एहतजाज और हंगामा हो चुका है। आज एक बार फिर इस मस्जिद में नमाज जुमा को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया।
देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इन लोगों ने हुकूमत और पुलिस पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन और बुनियादी ढांचे की सहूलियात को मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी शराइत करार देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत ने गुज़श्ता 11 सालों में शुमाल मशरक़ी खित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की और अमन के लिए जो काम किए हैं, इसकी बदौलत शुमाल मशरक़ी खित्ते की रियासतें आज सरमायाकारों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज़ा नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का इफ्तिताह करते हुए अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चाहे वो दहशतगर्दी हो या बदआमनी फैलाने वाले माओनवाज, हमारी हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैदा है। उन्होंने कहा कि इनकी हुकूमत ने गुज़श्ता चंद सालों के दौरान शुमाल मशरक़ में मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मुतअद्दिद अमन मुआहदों पर दस्तखत किए और 10,000 से ज़्यादा नौजवान हथियार छोड़कर कौमी धारे में शामिल हो चुके हैं। वक्फ तरमीमी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए मुस्लिम फरीक के पुरजोर दलाइल पर फैसला महफूज होने के दरमियान इसके खिलाफ एहतजाज व मुजाहरे में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आज भी मुल्क में कई मुकामात पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी जलसे और जुलूस निकाले गए। इस सिलसिले में जयपुर में कई मिली तंजीमों ने शहीद स्मारक पर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज पुरजोर एहतजाज व मुजाहरा किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले इस एहतजाज में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कांग्रेस लीडर और राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खान बोधवाली, जामा मस्जिद कमेटी के साबिक़ सेक्रेटरी अनवर शाह और मुस्लिम तेली महापंचायत के सदर समेत मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत की। मिली तंजीमों ने वाज़ेह किया कि मरकज़ की मोदी हुकूमत के आइन के खिलाफ जाकर इस कानून में जो तब्दीलियाँ की है वो काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतनबा किया कि जब तक इन तरामीम को वापस नहीं लिया जाता यह तहरीक जारी रहेगी। राज्यसभा में कांग्रेस के रुकन इमरान प्रताप गिरी की कोशिशें रंग लाई और बिला आखिर तकरीबन 2 साल बंद रहने के बाद मुंबई हज हाउस में चलने वाली मुफ्त रिहायशी यूपीएससी कोचिंग फिर से शुरू हो गई। वजारत बराए अक़लियती उमूर की मातहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इससे मुतालिक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और ख्वाहिशमंद तलबा से इसके लिए दरख्वास्तें तलब की गई। वाज़ेह हो कि यूपीएससी और दीगर रियासती सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए मुंबई हज हाउस में हज कमेटी के जरिए 2009 से फ्री रेजिडेंशियल यूपीएससी कोचिंग चलाई जा रही थी। इसमें मुंतखब तलबा को मुफ्त कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की सहूलत भी फराहम की जाती है। सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात देने वाले बिलखुसूस गरीब तलबा इस कोचिंग से काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए और इसके क़याम के बाद से तकरीबन 25 तलबा यूपीएससी में मुंतखब हुए और 150 के करीब ने रियासती और दीगर सरकारी मुलाजमतों में कामयाबी हासिल की। कोचिंग की शानदार हुसूलियाबी के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने इसे कोरोना वबा और दीगर वजूहात का हवाला देकर 2 साल कबल दिसंबर 2023 में बंद कर दिया था, जिसकी कई सियासी व समाजी शख्सियात ने खुले तौर पर मजम्मत की। इमरान प्रताप गिरी ने आज से तकरीबन 2 माह कबल मार्च 2025 में पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान राज्यसभा में इस मौजू को पुरजोर तरीके से उठाया था और वजारत बराए अक़लियती उमूर से सवाल किया कि जब इसे इनके पैसे से नहीं चलाया जा रहा है तो हुकूमत को इसे चलाने में परेशानी क्या है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि हाजियों के पैसे से चलने वाले इस कोचिंग को दोबारा शुरू किया जाए। इमरान प्रताप गिरी के इस पुरजोर मुतालबे के आगे आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा। मुल्क की दारकूमत दिल्ली एक बार फिर कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से दिल्ली हुकूमत ने तमाम अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा नई एडवाइजरी में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि तमाम सरकारी और निजी अस्पताल को कोरोना से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ख़ास तौर पर बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, जान बचाने वाली अद्वियात और वैक्सीन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए कहा गया। दिल्ली हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि तमाम कोरोना पॉजिटिव केसों के नमूने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को जेएनयू की स्कैनिंग के लिए भेजे जाएं ताकि जल्द अज जल्द किसी भी नए किस्म की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। अस्पतालों से यह भी कहा गया है कि वो अपने पास मौजूद कोविड वैक्सीन के स्टॉक के बारे में फौरी तौर पर मालूमात फराहम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर वैक्सीनेशन शुरू की जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तरक्की के लिए वो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़हीराबाद लोकसभा हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात का आगाज़ किया। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने मुत्तहिदा मेदक ज़िले की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फंड हासिल करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमतें वहाँ मिलकर और इश्तराक से काम करें तभी तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तरक्की के लिए मरकज़ी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में किसी की तनकीदों की परवाह नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने मेदक ज़िले से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजानी इंदिरा गांधी की वाबस्तगी का हवाला दिया और कहा कि मेदक का मतलब इंद्रम्मा और इंद्रम्मा का मतलब मेदक बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेदक के अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद को तरजीह दी है।
ذبح کیے گئے جانوروں کی تصاویر اور قربانی کے عمل کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے اور پوسٹ کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ بات کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تمام عہدیداروں کو سخت کارروائی کے لیے ہدایت دے دی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد نے آج گو رکشکوں کو مخاطب کیا۔ سٹی پولیس کی جانب سے عید الاضحیٰ کے پرامن انعقاد کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا۔ کل مختلف سرکاری محکمہ جات کے اجلاس کے بعد آج گو رکشکوں اور گائے کی حفاظت سے جڑی ہوئی تنظیموں کے قائدین و کارکنوں کا اجلاس طلب کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے گو رکشکوں کو یقین دلایا کہ سٹی پولیس گو رکشکوں کی ہر ممکنہ مدد کرے گی۔ تاہم انہوں نے گو رکشکوں کو تاکید کی کہ وہ قانون کے دائرے میں رہیں۔ امن کو بگاڑنے کی کسی بھی کوششوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ شہر کے ہر حصے میں چیک پوسٹ قائم کیا گیا اور 24 گھنٹے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے اور ہر طرف چوکسی اختیار کی جا رہی ہے۔ سی وی آنند نے کہا کہ کسی بھی قسم کی شرپسندی کا سخت نوٹ لیا جائے گا۔ انہوں نے گو رکشکوں کو تاکید کی کہ وہ صرف اطلاع فراہم کریں، پولیس کارروائی کرے گی۔ اس موقع پر کمشنر پولیس کنٹرول نمبر کو جاری کیا اور کہا کہ ویڈیوز اور دیگر اطلاعات کو اس نمبر کے ذریعے پولیس تک پہنچائے۔ شہر حیدرآباد کے پوش علاقے جبلی ہلز میں انتہائی قیمتی اراضی پر کیے گئے قبضہ جات کو ہیڈرا نے بڑے پیمانے پر کارروائی کرتے ہوئے برخاست کروا دیا۔ ہیڈرا کی جانب سے کی گئی کارروائی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ادارے نے قبضہ جات کو برخاست کرنے کے معاملے میں جو کارروائی کی ہے اس کے نتیجے میں 200 کروڑ کی مالیت کی اراضیات حکومت کو واپس حاصل ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کمشنر ہیڈرا اے وی رنگاناتھ نے کی راست نگرانی میں کی گئی کارروائی کے دوران نالوں اور پارکس کی اراضی پر کیے گئے قبضہ جات کو برخاست کروایا گیا اور ان اراضیات پر کی گئی تعمیرات کو مکمل طور پر منہدم کرتے ہوئے اراضی واپس حاصل کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ جبلی ہلز روڈ نمبر 41 پر موجود 2 ایکڑ پارک کی اراضی اور نالے پر کی گئی تعمیرات کے سلسلے میں ہیڈرا کو شکایت موصول ہونے کے فوری بعد کی گئی کارروائی کے دوران ہیڈرا کے عہدیداروں کو اس بات کی توثیق ہوئی ہے کہ مرکزی مقام پر پارک کے لیے چھوڑی گئی اراضی پر قبضہ کرتے ہوئے تعمیرات انجام دی گئی ہے۔ ان تعمیرات کو برخاست کرنے کے سلسلے میں عہدیداروں نے منصوبہ بندی کے بعد آج بڑے پیمانے پر کی گئی کارروائی کے دوران قبضہ جات کو برخاست کروا دیا ہے۔ دہشت گرد سازش کے اصل سرغنہ سمیر کیس کی تحقیقات جاری ہے اور حیدرآباد میں سلیپر سیلز کی موجودگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ بات ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتیندر نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں دہشت گردوں کے سلیپر سیلز کی موجودگی کی اطلاع پر جامع تحقیقات جاری ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد سازش کے لیے ایک گروپ تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، تاہم پہل اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ریاستی ڈی جی پی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ چھتیس گڑھ کا انکاؤنٹر مرکزی فورسز کی جانب سے کی گئی کارروائی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں تاحال 300 ماؤسٹوں نے خود سپردگی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے ماؤسٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ اگر تلنگانہ میں موجود ہوں تو فوری خود سپردگی اختیار کر لیں۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے فلک نما اور جنگم میٹ میں غیر سماجی عناصر کی سرگرمیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ غیر قانونی کاروبار کرنے والے افراد اور غیر سماجی عناصر کے سبب عام شہریوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان علاقوں میں گانجا استعمال کرنے والے غیر سماجی عناصر کے سبب خواتین اور لڑکیوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور رات دیر گئے تک علاقے میں عوام کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تاہم ان علاقوں میں پولیس کی گشت برائے نام رہ گئی ہے۔ ان علاقوں میں پولیس کی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت مشکل ہونے سے ان غیر سماجی عناصر کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ رات دیر گئے تک کاروں میں میوزک سسٹم کو لگانا، شور شرابہ کرتے ہوئے عوام کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ان غیر سماجی عناصر پر پولیس کی گرفت کمزور ہونے سے عام شہریوں کی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ان علاقوں میں پولیس کی گشت کو بڑھاتے ہوئے ان غیر سماجی عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مقامی عوام کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے راجیو یووا وکاسم اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں اندرون 1 لاکھ روپے کا قرض منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 جون کو اہل 5 لاکھ افراد کو قرض منظوری کے دستاویزات جاری کیے جائیں گے۔ زمرہ 1 اور 2 کے یونٹس کو پہلے قرض منظور کیا جائے گا۔ 1,32,000 اہل استفادہ کنندگان کو فوری قرض جاری کیا جائے گا۔ اس کے لیے 1100 کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی۔ حکومت نے ان 2 زمروں کے اہل افراد کو پہلے مرحلے میں ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ باقی زمروں کے افراد کو دوسرے اور تیسرے مرحلے میں خود روزگار یونٹس منظور کیے جائیں گے۔ اس اسکیم کے تحت مختلف زمروں میں وصول ہونے والی درخواستوں کی تعداد کے تعلق سے یونٹس منظور کرنے کے لیے فلاحی بہبود کے محکمے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں کے بعد آج تلنگانہ میں بھی کورونا مریض کی توثیق ہوئی ہے جو ایک ڈاکٹر ہے۔ بتایا گیا کہ کورونا مریض کا تعلق علاقے کوکٹ پلی سے، جسے سردی، نزلہ اور کھانسی کے علاوہ اعضاء شکنی کی شکایت کے بعد کورونا کا معائنہ کیا گیا اور رپورٹ مثبت آنے کے بعد مریض کو کوارنٹائن کرنے کے اقدامات کیے گئے۔ تلنگانہ میں کورونا مریض کی توثیق کے بعد محکمہ صحت نے مریضوں کو ضروری ہدایت دی اور علاج کا آغاز کر دیا۔ کورونا مریض کی نشاندہی کے بعد محکمہ صحت سے معائنوں کے آغاز کا جائزہ لینے اور سرکاری و خانگی دواخانوں سے رجوع
افراد کی تفصیلات حاصل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد کے گوشہ محل کے ملعون رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے پھر ایک مرتبہ متنازع بیان دیتے ہوئے ہندوؤں کو متحد ہونے کی بات کہی اور ہندو راشٹر کے لیے ایک جٹ ہو کر آگے آنے کا مطالبہ کیا۔ راجا سنگھ کو ہندو راشٹر رتن اور سناتن دھرم شری ایوارڈز کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جس میں راجا سنگھ کو بھی ہندو راشٹر رتن سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ملعون راجا سنگھ نے حسب سابق اپنی شرانگیز اور متنازع بیان جاری کیا اور ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے ہندوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک جٹ ہو کر ہندو راشٹر کی طرف بڑھیں۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا فری بوٹ کیمپ کا 25 میں بروز اتوار شام 5 بجے سے ادارے سیاست کے جگر ہال میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں، جس میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ GPT، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا آغاز عمل میں لایا۔ والدین و سرپرستوں سے خواہش کی جاتی ہے کہ اپنے ہونہار لڑکے اور لڑکیوں کو اس کمپٹیشن کے دور میں سب سے آگے رکھنے کے لیے اس فری بوٹ کیمپ سے استفادہ حاصل کرنے کا مشورہ دیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 900191491481 9393876978۔